हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीतिकाल। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि आपका हिंदी साहित्य के ऑप्शनल में जो रीतिकाल का जो भाग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ जो है 4 कवियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सीधे आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। जैसे केशव दास, केशवदास बिहारी, केशवदास बिहारी पद्माकर और घनानंद। तो ये 4 कवि हैं जो हमें पढ़ने रीतिकाल में बेसिकली। लेकिन इन सीधे कवियों को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए बेसिकली रीतिकाल के बारे में, कि रीतिकाल को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में, रीतिकाल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले जब हम कोई भी काल या हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य को पढ़ते समय या किसी भी लिटरेचर को पढ़ते समय जब कभी भी उसके बारे में बेसिक्स को जानना होता है तो हम कुछ तत्वों के आधार पर बात करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स के आधार पर बात करते हैं कि कहाँ से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए और उसका बेस क्या होना चाहिए अगर वो अच्छे तरीके से समझना है तो अगर रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में सबसे पहले अगर हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें काल विभाजन और नामकरण के बारे में पता होना चाहिए कि रीतिकाल का काल विभाजन क्या है, ठीक है, किसने इसको किस काल में डाला है, कौन से जो है रीतिकाल को किस काल में, किस समय अंतराल में, किस भाग में जो है इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि इस रीतिकाल से पहले का काल क्या है, रीतिकाल के बाद का काल क्या है। और इस अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो आप ये लगा लीजिए कि अगर आप जो है अगर तुलसीदास जी पढ़ रहे हैं, अगर सूरदास जी पढ़ रहे हैं, अगर आप केशवदास पढ़ रहे हैं तो आपके बीच आपके जो है एक क्रोनोलॉजी सेट करनी पड़ती है। एक ये पता होना चाहिए कि भाई कि किस काल में कौन से रचनाकार ने किस तरीके की रचनाएं की। उसी से आपका आधार बनेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। वहीं पता चले आप जो है वो क्या नाम है जायसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जायसी पढ़ते पढ़ते अगर सेनापति की बात आ जाए तो आपको पता ही नहीं है कि सेनापति जो है वो किस काल के हैं। तो भाई जायसी आदिकाल के हैं और सेनापति रीतिकाल के हैं। तो ये पता होना चाहिए कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा रचनाकार किस अवधि का है, किस कालखंड का है, प्लस कि किसी भी कालखंड को किसी भी वैज्ञानिकता के आधार पर, उसके उपयोग के आधार पर, उसके पुष्टि के आधार पर, उसके जो है विधेयवादी संरक्षण के आधार पर यह पता होना चाहिए कि उसका नामकरण किन आधारों पर हुआ है। जैसे कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा है, कुछ विद्वानों ने रीति काव्य भी कहा है। तो सबसे पहले रीतिकाल का जो नाम दिया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो ये पता होना चाहिए कि रीतिकाल का नामकरण विभाजन किस बिहाफ पे, किन आधारों पर किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे रीतिकाल में। जरूरी नहीं कि नहीं पूछ सकते कि रीतिकाल के नामकरण और विभाजन, काल विभाजन के बारे में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में इजिली पूछा जा सकता है। खैर, तो जब कभी भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि उसका काल विभाजन नामकरण क्या है। साथ ही साथ दूसरे पे बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि, कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और मैं आपको बताऊं या फिर रीति क्या है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो पृष्ठभूमि से सीधे क्वेश्चन आपके, चाहे वो नेट हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, या फिर आपका ऑप्शनल का हो, आपसे डायरेक्ट या फिर ऑप्शनल का हो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या है। तो आप सभी को पता होगा पृष्ठभूमि की जब कभी भी हम बात करते हैं तो ये मुगल काल से माना जाता है कि मुगल काल का जहां आरंभ होता है और जहां पतन होता है, दोनों ही तत्वों में, दोनों ही कालखंडों में रीतिकाल हमें देखने को मिलता है, रीतिकाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि कहां से प्रारंभ मानी जाती है, तो वो मुगल काल के आरंभ और पतन से मानी जाती है।
मुगल काल के आरंभ और पतन से मानी जाती है। खैर इसको हम आगे और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करें तत्वों के आधार पर कि क्या क्या हमें रीतिकाल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रीति क्या है या रीति से तात्पर्य, कि रीति से क्या तात्पर्य है, रीति का मतलब क्या है, इसमें लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, इसमें कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें किस तरीके से काव्यों को, रचनाओं को रचा जाता है। ठीक है, इसमें लक्षणाभेदन क्या है, इसमें उदाहरण क्या है। ठीक है, और कौन से कवि लक्षण के हैं, कौन से कवि उदाहरण के हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो रीति से क्या तात्पर्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि रीतिकालीन काव्य के या रीतिकाल के मुख्य प्रवर्तक कौन है। ठीक है, मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन इसके प्रवर्तक है। सर्वमान्य रूप से तो केशव माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी जो है केशव दास को मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। खैर, लेकिन अलग अलग रचनाकार, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग साहित्यकार ये मानते हैं कि प्रवर्तक इनके अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, सर्वमान्य तौर पर आज केशव जी हैं। साथ ही साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि जो है आपको एक आइडिया बना रहे, जब कभी भी हम टॉपिक को इसको पढ़े तो आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, केशव वैसे भक्ति में राम भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो पूरा जीवन है वो राम भक्ति के ऊपर समर्पित था। खैर, तो ये अपवाद भी मान सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल के बारे में जब हम पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें जो है चाटुकारिता के बारे में पढ़ेंगे, सामंतवादी विचारधारा के बारे में बात करेंगे, श्रृंगार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे बिहारी की जो है रचनाओं के बारे में बात करेंगे, लटत खिजत निजत। ठीक है, भरे भवन में कर से नैनों की से बात, ये बात करेंगे, सुजान के बारे में बात करेंगे, घनानंद जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे केशव जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रचनाएं करते हैं, तो इसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि केशव में और बाकी जो रीतिकालीन जो आचार्य हैं उनके आधार पर क्या विभिन्नताएं मिलती है। खैर, इसके साथ हम आगे बात करेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं, कि रीतिकाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, रीतिकाल पढ़ना जरूरी क्यों है। अगर वो श्रृंगारिक ही है, अगर वो सिर्फ जो है क्या नाम है आपके, ये मान लीजिए कि वो सिर्फ जो है वो राजाओं से दान दक्षिणा के लिए, राजाओं से भेंट के लिए, राजाओं से जो है वो उपहार के लिए, या फिर सिर्फ जो है वो नायक नायिका के लिए, अगर सिर्फ इसी प्रकार की रचनाएं हैं तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो उनका आधार जानना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हम रीतिकाल की किन विशेषताओं के आधार पर रीतिकाल को पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ रीतिकाल के आधार ग्रंथ क्या है, कि रीतिकाल के आधार ग्रंथ क्या है, कौन से इसमें श्रृंगार के हैं, ठीक है, कौन से रस के हैं, कौन से छंद के हैं। तो इन आधारों पर भी हम देखेंगे कौन से मुक्तक हैं, तो इन आधार पर भी देखेंगे कि श्रृंगार के ग्रंथ कौन से हैं, रस के ग्रंथ कौन से हैं, छंद के मुक्तक कौन से हैं। तो इन आधार पर भी देखेंगे कि रीतिकाल बेसिकली हम कि इसका आधार ग्रंथ रीतिकाल के क्या बनते हैं। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि रीतिकाल का जो विभाजन है, जो रीतिकाल का विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो रीतिकाल के विभाजन पे जैसे रीतिबद्ध हो गया, ठीक है, रीति सिद्ध हो गया, या रीति मुक्त हो गया, या रीति इतर हो गया। तो इस तरीके से हम इसका जो है इसका काल का विभाजन भी देखेंगे, इसको किन किन आधारों पर बांटा गया है, साहित्य आधार क्या क्या है, और रीतिबद्ध, जैसे रीतिबद्ध में केशव पद्माकर पढ़ेंगे हम। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं होगा, अगर आप सीधे केशव को पढ़ेंगे, पद्माकर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके नेट में डायरेक्ट लगा हुआ है और यूपीएससी में डायरेक्ट आपके हिंदी लिटरेचर में लगा हुआ है, केशव और पद्माकर दोनों। आप सीधे अगर केशव और पद्माकर को रटने बैठ जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है। सिर्फ आप कोटेशन रटेंगे और सिर्फ रटा रटाया आप लिखेंगे और वही एवरेज आपको मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा
कि बेसिकली रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, रीतिकाल के लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, और अगर कोई लक्षणों के आधार पर रचनाएं कर रहा है तो वो रीति जो है बद्ध कैसे हो गया, ठीक है। और अगर वो उसके लक्षण रीति बद्ध वाले हैं, रीति सिद्ध वाले हैं, तो किस तरीके से वो उसका प्रवर्तक बनता है और उस प्रवर्तक की क्या विशेषताएं हैं, किन आधारों पर वो रचनाएं करता है, उनकी भाषा शैली क्या है, उनके रचनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है। समकालीन दृष्टि से जो ब्रज भाषा का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, ब्रज भाषा किस तरीके से धीरे धीरे जो है खड़ी बोली हिंदी में चली गई। और खड़ी बोली हिंदी क्योंकि पता है आप, जैसे आप सभी को, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा हो, कि रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आएगा और आधुनिक काल से ही भारतेंदु काल में भी ब्रज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हरिश्चंद्र जी डायरेक्ट खुद ही बोलते हैं अपनी रचनाओं में कि भैया कि मेरे जो मन की बात है वो ब्रज भाषा में ही मैं कर पा रहा हूँ, कविताओं में मैंने खड़ी बोली में कोशिश की लेकिन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो द्विवेदी युग जाते जाते खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ, हिंदी खड़ी बोली का। तो ब्रज भाषा का रूल क्या है, क्या किस तरीके से ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया अलग अलग रचनाओं में, जब ये पता होगा आपको तब आप केशव और पद्माकर के बारे में अच्छी तरीके से अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से रीति सिद्ध हो गया कि रीति सिद्ध में किस तरीके से बिहारी जो है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ बिहारी हैं, लेकिन रीति सिद्ध में सेनापति भी हैं, ठीक है, जिनकी बात हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी कि आपको पता होना चाहिए कि भैया कि अगर आप जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कौन से काल से हैं, अगर आप सेनापति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कौन से काल से हैं, वो किस खंड से हैं, ठीक है। तो वो खंड क्या हो गया, रीति सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रीति मुक्त हो गया, जो सभी रीतियों से मुक्त है कौन है भाई, घनानंद है, घनानंद है। और घनानंद भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव बोधा भी ले लेते हैं। खैर और भी हैं लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में, बेसिकली पूरे कंप्लीट को नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे यूपीएससी के जो हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल में दिया हुआ है सिलेबस में, हम सिर्फ उसी के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो हमारे ऑप्शनल में रीति बद्ध से केशव पद्माकर हैं, रीति सिद्ध से बिहारी हैं और रीति मुक्त से घनानंद है। तो इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। खैर, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है काल विभाजन और नामकरण के बारे में। अब रीति काल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर काल विभाजन नामकरण के बारे में सबसे पहले बात करें तो, क्योंकि आप जैसे सभी को पता होगा, अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन और जो है नामकरण पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो औपचारिक रूप से जो गारसा दत्तासी मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु हो गए, गारसा दत्तासी हो गए, तो इन्हीं से सबसे पहले जो है काल विभाजन नामकरण करने वाले कौन थे भाई, ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन, ठीक है। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले जो है वो सातवें मतलब अपने अध्यायों में, अपने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले अध्यायों के आधार पर हिंदी साहित्य को विभाजित किया। और इसी में सातवें अध्याय में उन्होंने रीति काव्य की बात की, रीति काव्य की बात की, ठीक है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले, अगर बात करें औपचारिक रूप से, तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने जो द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, उस पुस्तक में, उस काल विभाजन की पुस्तक में, हिंदी साहित्य की पुस्तक में क्या किया भाई, सातवें अध्याय में रीति काव्य के नाम से रीति काल को स्पष्ट किया, जिसका समय काल, क्योंकि नामकरण और काल विभाजन दोनों पढ़ रहे हैं, तो जिसका समय काल उन्होंने कितना बताया, 1580 से लेकर लगभग 1692 ईस्वी, 1692 ईस्वी उन्होंने क्या बताया, इसका जो है कालक्रम बताया कि इसका जो कालक्रम है वो लगभग 1580 से लेकर 1692 ईस्वी तक माना जाता है। हम ज़्यादा डीप तक ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जैसे इसमें आपके जो है मौलवी भी आ जाते हैं, इसमें आपके मिश्र बंधु हैं, फिर इसमें आपके जो है वो बच्चन सिंह हैं, आपके गणपति चंद्र गुप्त हैं, ठीक है, रामविलास शर्मा जी हैं,
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, तो आप सिर्फ काल विभाजन नामकरण में फंसे रह जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है जैसे मिश्र बंधु, मिश्र बंधु इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? मिश्र बंधु पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट के लिए मानी जाती है वो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक मानी जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका आधार ही मिश्र बंधु विनोद है, वो साफ बोलते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। अब इसी में उन्होंने क्या बोला, रीतिकाल को क्या उन्होंने बोला, तो इसको अलंकृत काल बोला, अलंकृत काल बोला। मतलब जिसमें अलंकारों की भरमार थी, जिसमें रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, क्योंकि भैया अब सामंतवादी रचनाएं आएंगी तो इसमें अतिशयोक्ति तो आनी आनी है। ठीक है, लक्षणांश भेदान में तो जानी जानी है। तो खैर, तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इसको बोला अपने मिश्र बंधु विनोद में। अच्छा, किताब का नाम भी जो इनकी किताब थी जहां से ये सोर्स लिया गया, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है भाई, तो अब इसका जो कालखंड है कि कौन से काल में मानी जाती है, कौन सा समय अंतराल है इसका, तो 1680 लगभग इन्होंने 1680 से लेकर 1899 ईस्वी माना है भाई। ठीक है, इन्होंने अलंकृत काल को मतलब रीतिकाल, रीतिकाल हम आगे पढ़ेंगे कि रीतिकाल को सबसे पहले रीतिकाल किसने कहा, वो हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रीतिकाल के बारे में बात कर रहे हैं। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या बोला, अलंकृत काल बोला। ठीक है भाई, तीसरा अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने पहली बार नाम दिया रीतिकाल, इन्होंने पहली बार रीतिकाल नाम दिया। और इसका जो कालक्रम था वो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी बताया, और आज सर्वमान्य तौर पर यही है। और इसी को आधार बनाकर जो है वो जो आप अपना आंसर भी लिखते हैं, और इसी आधार पर आप जो है अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब रीतिकाल का विभाजन 1700 से लेकर 1900 किया, इसी को आधार बनाकर और भी जैसे सेम इसी कालखंड को आधार बनाया आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्होंने भी 1700 से लेकर 1900 ईस्वी माना, इन्होंने भी 1700 से लेकर 1900 ईस्वी माना। इसको ही उन्होंने श्रृंगार काल कहा। ठीक है, क्या कहा, श्रृंगार काल कहा, श्रृंगार काल कहा कि इसमें रचनाएं कैसी है, श्रृंगारिक है। इसमें रचनाएं कैसी है भाई, श्रृंगारिक है। तो खैर इस तरीके से जो है अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग जो है साहित्यकारों ने इसका अलग अलग नाम दिया। उदाहरण के लिए दो चार आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आप ऐड कर सकते हैं, जिसको उत्तर मध्यकाल इन्होंने कहा, जिसको 1700 से 1900 माना इन्होंने, वही जो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। ठीक है, आप गणपति चंद्र गुप्त ले सकते हैं जिसमें अपकर्ष काल कहा। ठीक है, और 1600 से लेकर 1857 के आसपास इन्होंने माना। तो और जो है रमाशंकर शुक्ल ले सकते हैं आप, रसाल जी। ठीक है, ये रसाल जी तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, आपके नेट में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इन्होंने कला काल जो है इसको 1350 से लेकर 1857 तक माना। खैर बेसिकली तो इस तरीके से आप देखते हैं कि रीतिकाल का काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। और आगे अगर बात करें तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे सामने आता है वो क्या है भाई, रीतिकाल की पृष्ठभूमि या विशेषताएं। या विशेषताएं। ठीक है, तो रीतिकाल की पृष्ठभूमि या विशेषताएं क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ जाती है कि रीतिकाल की बेसिक पृष्ठभूमि क्या है और उसके बेसिकली विशेषताएं क्या है। तो पृष्ठभूमि में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया जो मुगल काल था, मुगल काल के जो आप कह सकते हैं आरंभ या उत्कर्ष और
पतन। उत्कर्ष और पतन का ही जो है ये काल था, जिसमें पूरी तरीके से मुगल काल का जहां से आरंभ होता है आगे बढ़ता है, वैभव काल भी बोल सकते हैं आप इसको। नेट में वैभव पूछा था, ठीक है, वैभव के नाम से आया था, आरंभ से नहीं आया था, वैभव से आया था। तो वैभव बोलते हैं वैभव से पतन की तरफ, कि किस तरीके से जो औपनिवेशिक सत्ता का उदय होता है और किस तरीके से उसका आगे विस्तृत होता है। ठीक है, अब विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप रीतिकाल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको किन किन विशेषताओं को अपना आधार बनाना है। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वो है दरबारी मानसिकता। दरबारी मानसिकता, ठीक है। दरबारी मानसिकता अगर आप देखें तो अब कुछ एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे पद्माकर हो गए, ठीक है। तो पद्माकर जैसे भीम सिंह, अर्जुन सिंह, ठीक है, सियाजुद्दौला, तो इन जगत सिंह, तो इन सब के जो थे वो दरबारी कवि रहे, ठीक है, इन सब के वो दरबारी कवि रहे। अब किसी के दरबार के कवि रहेंगे, जैसे घनानंद जो है वो दरबारी कवि थे, सुजान को वहां पर उन्होंने देखा, सुजान के लिए वो रचनाएं करते थे, सुजान को शादी के लिए उन्होंने अप्रोच किया, तो वो नृत्य की थी, उसने मना कर दिया भाई, तो वो फिर अपना सरोज जो है अपने सुजान के ऊपर फिर उन्होंने रचना कर दी। अब उसको आप पढ़ते हैं सुजान साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में। तो इस तरीके से पद्माकर हो गए, घनानंद हो गए, सेनापति हो गए, तो ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे दरबार के साथ, राजाओं के साथ, और इनकी रचनाओं में भी वो चीजें देखने को मिली, क्योंकि रचनाओं में राजा के अगेंस्ट तो लिखेंगे नहीं भाई अगर किसी दरबार में है, ठीक है। अगर आप किसी सरकार में है, अगर आप खुद किसी सरकार में पोस्ट पे हैं, तो आप उस सरकार के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, चाहे वो कितना अच्छा हो चाहे कितना खराब हो। तो इस तरीके से दरबारी मानसिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी, अगर दरबार में रहेंगे तो भैया सामंतवाद में सामंती रुचि का भी विकास होगा। सामंती रुचि का भी विकास होगा, क्योंकि पैसे के लिए, क्योंकि है तो भाट ही ना, बेसिकली है तो मनोरंजन का एक साधन ही कवि यहाँ पर जो आचार्य हैं, जो रचनाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी से क्या निकलेगा भाई, धनोपार्जन निकलेगा। धनोपार्जन के लिए रचनाएं की जाएंगी। पैसा कमाने के लिए बेसिकली जॉब ही तो है, आप जा रहे हैं वहां पर एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। आज भी तो यही होता है, ठीक है, आज भी यही होता है। आप भी देखते हैं बैंड वाले हो गए, सिंगर्स हो गए, ये जाते हैं किसके लिए जा रहे हैं, धनोपार्जन के लिए तो जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो रचनाएं थी वो किस तरीके की थी भाई, ये भोग विलास की रचनाएं थी, क्योंकि अभी हमने देखा किस तरीके से अलंकृत काल, श्रृंगारिक काल, कला काल, इस तरीके से जो है इसको विभाजन किया गया। तो भोग विलास ज्यादा होगा, श्रृंगार का वर्णन ज्यादा होगा, श्रृंगार का वर्णन होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो रचनाएं होंगी वो कैसी होंगी भाई, उनमें मौलिकता का अभाव होगा। भाई अगर किसी को किसी राजा की अतिशयोक्ति करनी है या मनोरंजन करना है, तो वो कौन सा किसी गरीब के बारे में बात करेगा, किसी अल्पमत के बारे में बात करेगा, किसी दयनीय स्थिति के बारे में बात करेगा? भाई वो तो बात करेगा किसके बारे में, सिर्फ मनोरंजन के बारे में। तो अब जब सिर्फ बात मनोरंजन की हो रही है, बात अगर सिर्फ श्रृंगार की हो रही है, तो उसमें मौलिकता रही का, उसमें मौलिकता तो हट गई ना। तो इसलिए यहाँ पर मौलिकता का अभाव मिलेगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कितनी आपको जो है वो वाहवाही मिल जाए, कितनी आपको दात मिल जाए, कितनी आपको प्रेजिंग हो जाए, आपकी आप ही का नाम हो जाए, आप दिखें, घनानंद ही घनानंद दिखे हर जगह, पद्माकर ही पद्माकर दिखे हर जगह, ठीक है। तो यही तो चाहेगा ना कोई भी कवि, अगर वो श्रृंगारिक कवि है या फिर अगर वो जो है राजाओं के लिए मनोरंजन का साधन है, तो वो यही तो चाहेगा। साथ ही साथ
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है वो आती है कि इसका आधार मतलब रीतिकालीन काव्यों का आधार जो है वो लक्षण और उदाहरण की परंपरा से आता है। और यही इस पूरे जितने भी अभी तक 7 पॉइंट बताए हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यही वाला है। अब इसमें अगर हम बात करें कि लक्षण क्या है, कि लक्षण क्या होता है बेसिकली, तो जितने भी काव्य शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ है जब उनका अनुवाद ब्रज में किया जाता है, उनका अनुवाद किस में किया जा रहा है भाई, ब्रज में किया जा रहा है। और सबसे पहले इसी में मतलब अनुवाद करके क्या किया जा रहा है भाई, जिसमें सबसे पहले काव्य के तत्वों का जैसे रस छंद अलंकार, ठीक है, और नायक नायिका भेद, जब इनके तत्वों को बताया जाता है, जब इनके तत्वों को बताया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। मतलब काव्यशास्त्र संस्कृत ग्रंथ है, काव्यशास्त्र का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। जैसे आपका जो है वो छंदानुशासन हो जाए, चाहे वो आपका जो है भरत मुनि के थ्रू लिखा गया रस का जो आपका ग्रंथ है वो हो जाए, ठीक है। तो जब इस तरीके से इन काव्यशास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद ब्रज भाषा में किया जाए और उन्हीं के आधार पर काव्यों के तत्वों को भी परिभाषित कर दिया जाए, जिसमें छंद है, जिसमें अलंकार है, जिसमें ध्वनि है, जिसमें आपके श्रृंगार है, जिसमें आपके क्या नाम है नायक नायिका भेद है, जब इनको परिभाषित किया जाए वहीं से लक्षण माना जाता है, ऐसी रचनाओं को लक्षण माना जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अतिशयोक्ति से एक ले लेते हैं उदाहरण हम कि अव्युक्ति अलंकार यह है, अव्युक्ति अलंकार यह है, अव्युक्ति अलंकार यह है, वर्णत अतिशय रूप, अतिशय रूप। तो यहां पर अतियुक्त अलंकार मतलब अतिशयोक्ति अलंकार यह है, वर्णत अतिमय रूप, कि क्या कर रहा है भाई, यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार को परिभाषित किया जा रहा है कि किसी भी रूप को वर्णत मतलब अतिमय रूप से, अतिशय रूप से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। तो यहां पर किसको परिभाषित किया गया, अलंकार को परिभाषित किया गया। समझ में आ रही है बात। और लेकिन जब लक्षण और उदाहरण की परंपरा है ना भाई, तो लक्षण में आ गया कि काव्यशास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ है। अब जब उसका अनुवाद किया जा रहा है तो उसके काव्यों के तत्वों के परिभाषित किया जा रहा है, जिसमें अतियुक्ति अलंकार है, वर्णत अतिशय रूप मतलब अतिशयोक्ति या अतियुक्ति अलंकार को जो है यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, उसकी परिभाषा बताई गई है। जब इसको आधार बनाकर, जब इसी को आधार बनाकर या इसी को ध्यान में रखकर जब इन तत्वों को, कौन से तत्वों को, जो भी तत्व बताए जा रहे हैं, जो भी कविताओं के, जो भी रचनाओं के, जो भी ग्रंथों के तत्व बताए जा रहे हैं, चाहे वो छंद है, अलंकार है, ध्वनि है, श्रृंगार है, नायक नायिका भेद है, जब इन्हीं को आधार बनाकर, इन्हीं को ध्यान में रखकर, क्योंकि यहाँ पर अभी अतिशयोक्ति अलंकार है, मान लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार को दिमाग में रखा हुआ है, जब इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर रचना हो, उसको हम उदाहरण कहते हैं। जैसे अभी लक्षण देखा
किसका? अलंकार का। अलंकार को परिभाषित किया, कौन से अलंकार को किया? अतिशयोक्ति अलंकार को किया। इस अतिशयोक्ति अलंकार को अब ध्यान में रखना है रचनाकार को। अब वो रचना करेगा, जैसे अतिशयोक्ति के बिहाफ पे करना है तो आचक तेरे दान से भय कल्पतरु भूप। ठीक है, आचक तेरे दान से भय कल्पतरु भूत, मतलब भूप कि तेरे दान मतलब किसी के दान से कोई राजा बन जाए। मैंने किसी को 5 रुपए दिए और वो 5 रुपए लेकर ही क्या बन गया? राजा बन गया। तो कहीं ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो भाई इसमें कौन सा अलंकार आ गया? अतिशयोक्ति अलंकार आ गया। मतलब ये ऐसी ऐसी रचनाएं करते थे कि भैया जैसे ही राजा मैदान में उतरा, चारों तरफ जो तबाही आ गई, चारों तरफ जो है बवंडर उठने लगा, तूफान आ गया, तो राजा ना हो गया, वो चलता फिरता चक्रवात हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रचनाएं की जा रही हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, नाम तो मूवी का याद नहीं है मुझे, उसमें द मास्क करके एक जो है कैरेक्टर है जो तूफान उठा देता है पैरों से। तो मतलब देख रहे हो आप, अतिशयोक्ति है, बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। तो जब इन तत्वों को आधार बनाकर किसी भी तत्व को, चाहे वो छंद हो, मात्रिक छंद को आधार बनाकर रचना कर दी जाए, चाहे वो ध्वनि हो, ध्वनि के आधार पर रचना कर दी जाए, ठीक है, श्रृंगार के आधार पर रचना कर दी जाए, ठीक है। तो जब इन आधारों पर जो है रचना हो जाए, जब उनको ध्यान में रखकर रचना हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उदाहरण कहते हैं। और यही उदाहरण ही रीतिकाल के, मतलब लक्षण और उदाहरण ही रीतिकाल की परंपरा के सबसे मुख्य बिंदु माने जाते हैं। तो भाई आज इतना ही करेंगे हम, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं तक करेंगे, आगे इसको रीतिकाल को आगे और कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम रीतिकाल की बेसिकली से क्या तात्पर्य है, इसकी लक्षण रचना और इनके काव्यों की रचनाओं के आधार पर जो है और बात करेंगे। लक्षण और उदाहरण को कौन कौन से और हो सकते हैं इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसके मुख्य प्रवर्तक हुए, और इनकी रीतिकाल की मुख्य विशेषताओं के आधार पर इसका आधार ग्रंथों के बारे में बात करते हुए इसको जो है फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा मेल का, ठीक है। आपका मेल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। और अपने आंसर अगर आप लिख रहे हैं इसके बिहाफ पर, रीतिकाल के ऊपर अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है, तो वो भी आप मुझे PDF फॉर्म में मेल कर सकते हैं, जिसका रिवर्ट मैं आपको चेक करके विदिन 2 to 3 डेज भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, चलिए साइन ऑफ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।